टॉपिक है जो चैप्टर है उससे कौन कौन से टॉपिक जो 2026 में आने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर आया हूं। तो समाहित कर दिए टॉपिकों में आज एक टॉपिक है जिसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर ये एक पात्र है। अब जरा घट का ब्रेन खोल दिया है। अगर एक बर्तन ले लें हम, द टॉपर्स जोन मिशन 30 में आप सभी बच्चों का जो है स्वागत है। मैं किशोर कुमार मौर्य आप सभी बच्चों को जो है केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और इस केमिस्ट्री में जो है बहुत अच्छा टॉपिक जो हम पढ़ा रहे थे जिसका नाम था विद्युत रसायन। विद्युत रसायन जो टॉपिक है या जो चैप्टर है उससे कौन कौन से टॉपिक जो है 2026 में आने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर आया हूं। उनको समाहित कर दिया है, एक में समाहित कर दिया है कि कौन कौन से 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्हीं टॉपिकों में आज एक टॉपिक है जिसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मतलब विद्युत अपघट का हम विलयन बनाएं, विद्युत अपघट का विलयन बनाएं, उसमें विलय का कितना मोल घोल दें। विद्युत अपघट का विलयन बनाएं, उसमें विलय का हम कितना मोल घोल दें कि वह विलयन मोलर चालकता कहलाए। ठीक है, तो आज हमको ये जानना है कि विद्युत अपघट के विलयन में विलय का कितना मोल घोला जाए कि वह जो है मोलर चालकता कहलाए। ठीक है, इसके लिए एक हम जो है बर्तन ले लिए हैं। ये देखिए, ये बर्तन ले लिए हैं। ये एक पात्र है। अब जरा समझिएगा, अगर एक बर्तन ले लें हम, ये एक बर्तन ले लिया है जैसा कि बना हुआ है सामने फिगर में। ये इसमें आप विद्युत अपघट का विलयन घोल दीजिए। कौन सा विलयन? विद्युत अपघट का विलयन घोल दिया है। विद्युत अपघट का विलयन, ये विद्युत अपघट का विलयन है, इसको हमने लिख दिया विद्युत अपघट का विलयन। किसका विलयन है? विद्युत अपघट का विलयन है भैया। विद्युत अपघट का विलयन घोल दिया है और विलयन बना दिया है। विद्युत अपघट का विलयन है और विलयन बना दिया है। अब आप बताइए, विलयन बनाया है और घोला क्या है? विद्युत अपघट घोला है। अब एक क्वेश्चन ये बना कि विद्युत अपघट आपने किस में घोल दिया है? ग्राम में घोल दिया है कि तुल्यांक में घोल दिया है कि किस में घोल दिया है? तो भैया इसमें हमने विद्युत अपघट मोल में घोल दिया है। किस में घोल दिया है? मोल में। अब जो इसकी चालकता होगी, उस चालकता को चालकता ना कहकर मोलर चालकता कहेंगे। कौन सी चालकता कहेंगे? मोलर चालकता। अब समझें, इसका मतलब अगर हम विद्युत अपघट का विलयन बनाएं, उसमें विद्युत अपघट विलय अगर मिलाएं तो विलय किस में मिला दें? मोल में मिला दें। याद रहेगा, किससे मिला दें? मोल में अगर मिला देते हैं तब जो विलयन बना हुआ है उसकी जो चालकता है, उसकी चालकता को चालकता ना कहकर मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, विलयन बनाना है, मोल मिलाना है, किसका? विद्युत अपघट का। अगर मोल मिला दिया है तो इसकी चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। चलिए देखते हैं। अब मामला मोलर चालकता का आ गया है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो मोलर चालकता है इसको लैम्डा एम से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा एम से। ये लैम्डा एम इक्वल टू होता है कापा इंटू बी। ये कापा इंटू बी होता है। इसको अगर और आगे देखा जाए तो आ जाएगा कापा इंटू 1000 अपान में सी आ जाएगा। इसको और अगर देखा जाए तो बन जाता है कापा इंटू 1000 अपान में एम, जहाँ एम विलयन की मोलरता है। जहाँ एम विलयन की क्या है? मोलरता है। तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा एम कि इतने फार्मूले बन जाएंगे। लैम्डा एम क्या है सर? ये मोलर चालकता है, मोलर कंडक्टिविटी है। मोलर कंडक्टिविटी है मतलब मोलर चालकता है। कितना विलयन बनाए हो, उसमें विलय का कितना मोल घोले हो, ये बताता है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता। लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू बी, ये बनेगा कापा इंटू 1000 अपान में सी, और इसको अगर मोलरता में चेंज करेंगे तो कापा इंटू 1000 अपान में एम हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। ये जैसे इसमें देखा जाए फिगर के द्वारा, ये हमने विलयन बना दिया है। इसमें तो सांद्रता रखी गई है, देखो दिख रहा होगा। सांद्रता 1 मोलर रख दिया गया है। 1 मोलर विलयन इसमें भर दिया गया है। अब इसकी जो विशिष्ट चालकता है, ये चालकत कह दो, वह इसकी जो है मोलर चालकता है। चलिए, अगर मान लीजिए आपको लिखना हो तो कैसे लिखते हैं इसके बारे में देखते हैं। अगर आपको लिखना होगा तो ये लिखेगा, ये लिखा हुआ है, ये नोट कर लें।
उस विद्युत अपघट के विलयन की चालकता जिसमें विद्युत अपघट विलयन का 1 मोल घुला होता है मोलर चालकता कहलाती है। इसको नोट कर लें। ठीक है, तो मोलर चालकता क्या है आप समझ गए होंगे, कैसे कैसे बनता है भी समझ गए होंगे। उस विद्युत अपघट विलयन की चालकता जिसमें विद्युत अपघट का 1 मोल घुला होता है मोलर चालकता कहलाते हैं। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा एम इजकल टू कापा इंटू बी होता है। कापा इंटू बी होता है और देखा जाए यहाँ पर कापा इंटू 1000 अपान में सी होता है। और देखा जाए तो यहाँ पर आएगा कापा इंटू 1000 अपान में एम होता है। ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले को नोट कर लेंगे। ये बनता हुआ चला जाएगा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बन गया है। अगला जरा देखते हैं। हेडिंग लगाओ तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, अब सोचो मोलर चालकता पढ़ा, अब बता रहे हैं तुल्यांकी चालकता पढ़ दो भैया। तो तुल्यांकी चालकता भी देख लें कि तुल्यांकी चालकता क्या है, कैसे बन रही है। ये तुल्यांकी चालकता इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो हेडिंग लगाएगा तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब वही है कि विलयन बनाना है और विद्युत अपघट का विलयन बनाना है। विलयन किसका बनाओगे? विद्युत अपघट का बनाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। विद्युत अपघट का आप विलयन बना दीजिए और विद्युत अपघट के विलयन में अब मोल मत घूमिए। अब विद्युत अपघट के विलयन में मोल मत घोलिए, विद्युत अपघट का 1 ग्राम तुल्यांक घोल दीजिए। ठीक है, विद्युत अपघट का 1 ग्राम अगर मैं तुल्यांक घोल देता हूँ, किसमें? विद्युत अपघट के विलयन जो बनाए हो उसमें विद्युत अपघट का 1 ग्राम तुल्यांक घोल दो। कितना? 1 ग्राम अगर तुल्यांक घोल देते हैं तो उसे कहेंगे तुल्यांकी चालकता। क्या कहेंगे? तुल्यांकी चालकता कहेंगे। जैसे मान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, अगर हमको एक विलयन बनाना है, विद्युत अपघट का विलयन बनाना है, तो उसके लिए एक बर्तन लेना होगा। हमने बर्तन ले लिया है, इसमें हमने विलयन भर दिया है, समझ रहे हो ना। इसमें हमने विलयन भर दिया है ये, और विलयन है विद्युत अपघट का विलयन। ये हमने विद्युत अपघट का विलयन भर दिया है, विद्युत अपघट का विलयन। ये विद्युत अपघट का विलयन भर दिया है। ठीक, अब विद्युत अपघट का विलयन भरे हो तो इसमें जो आपने विद्युत अपघट पदार्थ मिलाया है, कौन सा पदार्थ? विद्युत अपघट पदार्थ जो मिलाया है, विद्युत अपघट पदार्थ, उसको आप किस में मिलाएंगे? 1 ग्राम तुल्यांक में मिला दिया है। 1 ग्राम तुल्यांक में मिला दिया है। अगर 1 ग्राम तुल्यांक में आपने मिला दिया है तो वह इस विलयन की तुल्यांक की चालकता कहलाएगी। इस विलयन की तुल्यांक की चालकता कहलाएगी। ठीक है, कौन सी चालकता? तुल्यांक की चालकता। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, ये अब सर जी इसे व्यक्त किससे करते हैं? तो भैया चलो देखते हैं। इसे लैम्डा EQ से व्यक्त करते हैं। लैम्डा EQ से व्यक्त करते हैं। यह भी होता है कापा, एक कापा है, थोड़ा डिजाइन का है। कापा इंटू बी होता है। इसको देखा जाए तो बनेगा कापा इंटू 1000 अपान में सी होता है। इसको और देख लिया जाए तो बन जाएगा कापा इंटू 1000 अपान में एन होता है, जहाँ एन विलयन की नॉर्मलता है। एन क्या है? विलयन की नॉर्मलता है। ये विलयन की नॉर्मलता है। अब आप सोचो, वहाँ मोलरता, यहाँ नॉर्मलता, तो ये बन गया है, ये विलयन की नॉर्मलता है। ठीक, अब लिखा कैसे जाए? सर जी इसको डेफिनेशन में भी बता दीजिए। तो हम बता सकते हैं वह विलयन जिसमें विद्युत अपघट पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, वह विलयन जिसमें विद्युत अपघट विलय पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घुला होता है। तो ऐसी चालकता को तुल्यांक की चालकता कहते हैं। ये फिगर के माध्यम से भी बता दिया है। ये फिगर के माध्यम से है, देखिए फिगर के माध्यम से इसको बता दिया है कैसे क्या है। यहाँ पर यह है, बना दिया गया है
एक नॉर्मल विलेन बना दिया गया, उसको इसमें मिला दिया गया है, तो मामला नॉर्मलता का है तो बन ही जाएगा भैया। चलिए देखते हैं लिखना कैसे है इसके बारे में, इसको नोट कर लें आप लोग। उस विद्युत अपघट विलेन की तुल्यांकी चालकता, जिसमें तुल्यांकी चालकता नहीं, इसको चालकता कीजिएगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। विलेन की चालकता है जिसमें विद्युत अपघट का 1 ग्राम तुल्यांक होता है, जिसमें विद्युत अपघट का 1 ग्राम तुल्यांक होता है, माने घुला होता है, तुल्यांक की चालकता कहलाती है। उस विद्युत अपघट विलेन की चालकता जिसमें विद्युत अपघट का 1 ग्राम तुल्यांक होता है या घुला होता है, उसे कहते हैं तुल्यांकी चालकता। इसको लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा EQ इक्वल टू कापा इंटू बी होता है। यहाँ पर कापा इंटू 1000 अपान में C हो जाएगा। यह आ जाएगा कापा इंटू 1000 अपान में N आ जाएगा। मात्रा निकालना होगा तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा कि मात्रा क्या बनता हुआ चला जाता है। यहाँ से मात्रा निकालना होगा, यहाँ से निकाल लीजिएगा। वे कापा का मात्रक जानते हैं ही हैं, यहाँ पर N है तो आप तुल्यांक के इन्वर्स में आप ला सकते हैं। कैसे बन गया है इसका ये, ठीक है, मात्रक यहाँ से निकाल लिया जाएगा। ठीक, ये क्लियर। अगला टॉपिक देखते हैं। ये कह रहे मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध, इसको हेडिंग नोट करो, इसे जरा प्रूफ करते हैं। मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध है, इसको जरा प्रूफ करते हैं। ये मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध, हेडिंग बनाओ मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध। इसको जरा सिद्ध करते हैं कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध होता है ये। अच्छा, कभी आपने पढ़ा होगा नॉर्मलता, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मलता पढ़ा होगा E इजकल टू W अपान E, नॉर्मलता N इजकल टू W अपान E, ये था 1000 अपान में B ml में, ठीक, समीकरण नंबर 1। मोलरता आपने पढ़ा था W अपान में E, सॉरी W अपान में M, W अपान में M, ये था 1000 अपान में B। अगर इसको हम इससे डिवाइड कर दें तो ये पूरा ऐसे कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा N अपान में M और ये आ जाएगा W अपान में E, 4 बटा है पलट जाएगा, M अपान में W आ जाएगा। ये यहाँ से कट जाता है तो N अपान M इजकल टू M अपान में E आ जाएगा। हम जानते हैं E इजकल टू, ये तुल्यांकी भार निकालना है तो E इजकल टू अड़भार बटे समथिंग, ये यहाँ वैल्यू अगर रख दी जाए तो N अपान M, यहाँ पर अगर रख दिया जाए अड़भार बटे समथिंग, E का मान तो यहाँ पर M आ गया है, यहाँ पर M अपान S आ जाएगा, M से M कट जाएगा। तो एक बात क्लियर है कि N अपान M इजकल टू S, इसका मतलब नॉर्मलता इजकल टू S इंटू मोलरता। ये याद रखिएगा, नॉर्मलता इजकल टू S इंटू मोलरता। S क्या है भैया, समथिंग है। समथिंग मतलब कुछ भी हो सकता है, अम्ल है तो क्षारकता है, क्षार है तो अम्लता है, लवण है तो भैया उस पर उपस्थित आवेश है। अगर कोई रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भर कर किधर से किधर हो रही है, ये सब बनता है। चलो आप सिद्ध करते हैं। तो याद रखिएगा N इजकल टू S इंटू M होता है। चलिए इसके बारे में ज़रा देखते हैं। हेडिंग तो लगा ही लिया होगा, कैसे क्या बन रहा है। चलो अब ज़रा देखते हैं कैसे बन रहा है। इसको छोटा कर देते हैं। तो हेडिंग लगाया होगा आपने मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध, मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध। ये मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध, बी नो डेट, मतलब आप जानते हो, क्या जानते हैं, लैम्डा M इजकल टू क्या था, कापा इंटू 1000 अपान में M, इक्वेशन नंबर 1। और जानते हैं लैम्डा EQ इजकल टू कापा इंटू 1000 अपान में N, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देते हैं, समीकरण 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर लैम्डा M अपान में लैम्डा EQ, ये आ गया है। यहाँ पर देखा जाए ये लिखा है कापा इंटू 1000 अपान में M। इसको अगर हम डिवाइड कर दें थोड़ा सा,
इस साइड में ले आते हैं इसको, और इसको अगर हम डिवाइड कर दें कापा इंटू 1000 अपान में n, सभी लोग जानते हो ये जो है पलट जाएगा तो आ जाएगा लैम्डा m अपान में लैम्डा ई क्यू। अगर ये पलट जाए तो आ गया है कापा इंटू 1000 अपान में m, पलट गया है तो ऊपर आया है n, और यहाँ पर है कापा इंटू 1000। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये लैम्डा m अपान में लैम्डा ई क्यू। अब बताइए यहाँ पर है n अपान में m, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। और अभी हमने बताया था कि n और s में कुछ संबंध होता है, पढ़कर आए हो n इजकल टू s इंटू m। समीकरण 3 से अगर देख ले, समीकरण 3 से तो लैम्डा m अपान में लैम्डा ई क्यू इजकल टू n के स्थान पर रख दें तो s इंटू m अपान में m है, और m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इससे कैंसिल आउट हो गया है ये, तो आप बता दो यहाँ पर आ गया है, आ ही गया है, क्या आ गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट आ गया है संबंध के लिए कि हम जानते हैं लैम्डा m अपान में लैम्डा ई क्यू इजकल टू s, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर ऐसे लिखा है लैम्डा m इजकल टू s इंटू ई क्यू। इसका मतलब अगर यहाँ से ई क्यू की वैल्यू निकालें तो लैम्डा m अपान में s का मतलब है सबसे अधिक आवेश, s का मतलब है आवेश। ये इतना आ गया, इतना पहले नोट करो तो आगे चर्चा कर दें। नोट कर लो s क्या है, ये संबंध बता दिया है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, ये चिट्ठी आती है ये पूछी जाती है कि तुम कब आओगे, बताओ कब आओगे, कि घर कब आओगे, बताओ कब आओगे। ठीक, ये हो गया है। अब जरा s के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। s सबसे अधिक आवेश, सबसे अधिक ये आवेश है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये सबसे अधिक आवेश है इसके बारे में। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 2Al3+, तो यहाँ पर s की वैल्यू निकालिएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है Mg2+, तो s की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2। ये अगर मान लीजिए यहाँ के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है कोई चीज़, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिखा होता है 2Mg2+, तो 1 पर 2 है तो 2 पर कितना होगा 4, इसके लिए s का मान 4 हो जाएगा। उपस्थित आवेश से हम भाग दे देंगे, हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध है। ठीक, चलिए अगला। चालकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक, हेडिंग नोट कीजिए। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, चालकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप ये जानो चालकता किन किन बातों पर निर्भर करती है। जो चालकता है, ध्यान दीजिएगा, जो चालकता है, हेडिंग लिख लेना, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। चालकता किन किन बातों पर निर्भर करती है। चालकता, पहली बात ये देखो, 2 होना चाहिए। एक गतिशीलता अगर अधिक है, गतिशीलता अगर अधिक है इस पर। दूसरी बात है आयनों की संख्या पर, आयनों की संख्या पर।
चालकता 2 पर निर्भर करती है। अगर भैया बहुत जल्दी जल्दी दौड़ रहा है, कोई चालकता ज़्यादा होगी, आयन ज़्यादा है तो भी जो है ज़्यादा होगी, ठीक। लेकिन आयन हमको एकांक आयतन में चाहिए। कितने में चाहिए? एकांक आयतन। एक आयतन में अगर आयन ज़्यादा है तो चालकता ज़्यादा होगी, अगर आयन एकांक में कम हो गए हैं तो चालकता कम हो जाएगी। अगर गतिशीलता ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से भर भर दौड़ रहे हैं तो चालकता बढ़ जाएगी, गतिशीलता कम है तो चालकता घट जाएगी। ठीक है, ठीक है ना? रेडी? चलो देखते हैं। पहला है गतिशीलता पर, ठीक। दूसरा है आयनों पर। अगर एक बढ़ा तो बढ़ जाएगी, ये दूसरा बढ़ा तो बढ़ जाएगी, अगर दोनों बढ़ा तो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, ठीक। पहला टॉपिक जैसे कह रहे हैं आयनों की सांद्रता पर, ये ताप पर। पहला लिखा है ताप पर। अब आप समझो ताप पर कैसे बढ़ता है। अब आप बताइए, ताप बढ़ाने से आपने सुना होगा वेग बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने से वेग बढ़ जाता है। तो भैया ताप अगर बढ़ा दिया है, ताप अगर बढ़ा दिया है तो बताओ आयनों, ताप अगर बढ़ा दिया है तो जो आयन है उनकी गतिशीलता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। इससे पहले टॉपिक आपने लिख लिया होगा। अगला टॉपिक है, चलिए देखते हैं। ये चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो चालकता को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। चालकता को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? पहला है ताप, दूसरा है माध्यम की सांद्रता पर, तीसरा है आयनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल पर, चौथा है आयनों के विलायकीकरण पर और पांचवा है तन्यता पर। इनको बारी बारी से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप समझिएगा कि किस प्रकार जो है ये प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला जैसे लिखा है ताप, तो सबसे पहले हमको ये जानना है ये किस किस पर बात पर प्रभावित करता है। इसको साइड में लगा देते हैं। चलिए भैया एक बात मैं आपको बता दूं, जो मामला चालकता का है, चालकता का जो मामला है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, चालकता 2 बातों पर निर्भर करती है। कितनी बातों पे? 2 बातों पे। पहला है गतिशीलता, पहला क्या है? गतिशीलता। माने गत अगर बहुत ज़बरदस्त करेगा, बहुत तेज दौड़ेगा तो याद रखिएगा चालकता बहुत ज़्यादा होगी। और दूसरा है आयनों की संख्या पर, अगर आयन की संख्या ज़्यादा है तो चालकता ज़्यादा है और आयन की संख्या कम है तो चालकता कम है। 2 बातों पर निर्भर करती है। पहला कौन है? गतिशीलता। दूसरा कौन है? आयनों की संख्या। इन्हीं पे चालकता निर्भर करती है। चलिए देखते हैं। पहला कह रहे हैं ताप का प्रभाव। अब आप जरा देखो ताप के प्रभाव से कैसे क्या होता है। पहला है ताप पर, ये ताप पर कैसे निर्भर करती है इसको समझो। आप सभी लोग जानते होंगे कि ताप बढ़ाने पर जो है गतिशीलता बढ़ जाती है, अर्थात वेग बढ़ जाता है, गतिशीलता बढ़ जाती है अर्थात वेग बढ़ जाता है। अब आप बताओ, वेग बढ़ जाएगा तो जो बहुत धीरे धीरे चल रहे थे वो बहुत तेज़ी से चलेंगे, अर्थात चालकता जो है बढ़ जाएगी। मान लीजिए गर्मी के महीनों में अगर आप नंगे पैर छत पर जा रहे हैं, गर्मी के महीनों में नंगे पैर छत पर जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी जाएंगे। क्यों भैया? ये तो ना जल्दी चलते हैं। क्यों? क्योंकि जो है गर्मी के महीनों में वेग बढ़ जाता है, मतलब गर्म लगने लगता है, जिससे इसकी चालकता अर्थात वेग अर्थात गतिशीलता बढ़ जाती है। तो एक बात क्लियर है, ताप बढ़ाने पर गतिशीलता बढ़ जाएगी और गतिशीलता बढ़ जाएगी तो भैया चालकता बढ़ जाएगी। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ताप पर निर्भर करता है। तो ताप पर अगर निर्भर करता है तो हम कह सकते हैं कि चालकता बढ़ जाती है। इसमें ले सकते हैं कि चालकता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्लियर कर दिया है, ठीक। दूसरा है माध्यम की सांद्रता पर। इस सांद्रता थोड़ा गलत लिख दिया है, आप लिख लीजिएगा। माध्यम की सांद्रता पर, ये माध्यम की सांद्रता पर ये है, ठीक। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। दरो ज़्यादा गाढ़ा है सांद्रता ज़्यादा है, दरो कम गाढ़ा है सांद्रता कम है। अब आप बताओ सांद्रता का मतलब हो गया गाढ़ापन। अब बताइए 2 दरो अगर हमने ले लिया है, एक जल और एक ले लिया शहद, कोई लड़का बताओ इसमें से गाढ़ा कौन होगा? हाँ है ना, क्लियर है, कौन गाढ़ा होगा? शहद होगा। शहद क्यों होगा? क्योंकि इसके अणु बहुत पास होंगे अर्थात इसकी सांद्रता अधिक होगी। इसका मतलब शहद की सांद्रता अधिक होगी
अब तो शहद की अगर सांद्रता अधिक है, शहद की सांद्रता अगर अधिक है, इसका मतलब ये गाढ़ा ज़्यादा है तो इसमें गतिशीलता कम होगी। सांद्रता अधिक है तो इसमें गतिशीलता कम होगी, सांद्रता अगर अधिक है तो इसमें गतिशीलता जो है कम होगी। कौन कम होगी? गतिशीलता। कौन अधिक है? सांद्रता। सांद्रता अधिक है, गतिशीलता कम है। ठीक, सांद्रता अधिक, गतिशीलता कम। क्लियर है? सांद्रता अगर अधिक है तो गतिशीलता कम है। मामला जल, जल का सांद्रता कम होता है और जल का सांद्रता कम है तो गतिशीलता बहुत ज़्यादा होगी। सांद्रता कम है तो गतिशीलता बहुत ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि बहने का गुण बहुत ज़्यादा होगा। तो एक बात याद रखना, माध्यम की सांद्रता पर है। अब इसको हम सांद्रता अगर लिखना चाहेंगे, इस सांद्रता थोड़ा गड़बड़ है, इसको सांद्रता कर देते हैं ये। तो माध्यम की सांद्रता पर निर्भर करता है। सांद्रता अगर कम है तो गतिशीलता ज़्यादा होगी, सांद्रता अगर ज़्यादा है तो गतिशीलता कम होगी। इसका मतलब माध्यम की सांद्रता पर भी निर्भर करता है ये। ठीक, दूसरा है, तीसरा, आयनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल पे। चलिए, तीसरा पॉइंट है आयनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल पे। आयनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल पे, लगने वाले आकर्षण बल पे। अब आप जरा सोचो, आयनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल पर कुछ समझ में आ रहा है? कह रहे आयनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल पर। ये आयन दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस है एक माइनस। अब प्लस माइनस के बीच में होगा आकर्षण। अब आप जरा समझो, इसको जरा विलयन के माध्यम से समझते हैं कि विलयन के माध्यम से कैसे बनेगा। एक हमने पात्र ले लिया है, बर्तन, ये बर्तन है, इनमें हमने विद्युत अपघट का विलयन भर दिया है। किसका विलयन भर दिया है? विद्युत अपघट का विलयन भर दिया। गजब का विलयन है ये, विद्युत अपघट का विलयन भर दिया। इसमें दो आयन है, एक प्लस वाला है और एक यहाँ माइनस वाला है, दो आयन है। अब तो इनके बीच अगर आकर्षण बढ़ जाए, अगर इनके बीच आकर्षण बढ़ जाए, इसका मतलब क्या प्लस अकेले गत कर सकता है? क्या माइनस अकेले गत कर सकता है? नहीं, गत करेगा तो दोनों गत करेंगे, अन्यथा कोई भी गत नहीं करेगा। जैसे कहते हैं जिएंगे साथ में और मरेंगे भी साथ में। तो भैया पहले अकेले गत कर रहा था तो बहुत तेज़ी से भर भर गत कर रहा था। अब दो लोग हो गए हैं, एक प्लस एक माइनस, तो गत करना उतना आसान नहीं होगा। मैं एक शब्द में कहना चाहता हूँ कि गतिशीलता घट जाएगी। अब आप बताइए, गतिशीलता अगर घट गई है, गतिशीलता अगर घट गई है, अगर गतिशीलता घट गई है तो चालकता घट जाएगी, तो चालकता घट जाएगी। अब आप बताओ, कुछ समझ में आया? चालकता घट जाएगी। क्यों घटेगी? कुछ समझ में आ रहा है ना? ये घट जाएगी। ठीक, चालकता घट जाएगी। इसका मतलब आयनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल पे भी निर्भर करता है। आकर्षण बल ज़्यादा है, चालकता घट जाएगी। आकर्षण बल कम है तो चालकता बढ़ जाएगी। आप ऐसे भी याद रखो, जो मम्मी और बच्चे के बीच में अगर लगाव बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो बच्चा मम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जा पाएगा, क्योंकि उनके बीच लगने वाला आकर्षण बहुत ज़्यादा है। अगर उसको तैयारी करने के लिए बाहर कहीं जाना हो, जैसे कोटा जाना हो या विदेश जाना हो, तो मेरे हिसाब से मम्मी उसको जाने नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि कहेंगे तुम मेरे नज़र के सामने रहो, क्योंकि उनके बीच लगने वाला आकर्षण बहुत ज़्यादा है। अर्थात बच्चा गत बहुत कम कर पाएगा, और गत कम कर पाएगा अर्थात उसकी चालकता जो है घट जाएगी। ठीक, चालकता घट जाएगी, ये बनने वाला है। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, तो एक आ गया है ये आयनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल भी हो सकता है। तीसरा है, आयनों चौथा लिखा है आयनों के विलायकीकरण पर। चौथा लिखा आयनों के विलायकीकरण पर। चलो देखते हैं आयनों के विलायकीकरण पर। लिख दिया है आयनों के विलायकीकरण पर। आयनों के विलायकीकरण पर, ये आयनों के विलायकीकरण। पहले जानो आयनों का विलायकीकरण क्या होता है भैया। अब आयनों का विलायकीकरण अगर हम जान जाएं तो काम हमारा बन जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये पता चला है कि एक हमने पात्र ले लिया है, अर्थात बर्तन। पात्र जब कहा गया तो बर्तन, इसमें जब विलय भी होगा, विलायक भी होगा, विलय भी होगा, विलायक भी होगा, विलय भी होगा, विलायक भी होगा, विलय भी होगा और विलायक भी होगा। मान लेते हैं कि कोई विलायक है,
मान लिया है कि कोई विलायक है, ये कोई विलायक है, हमने मान लिया कि कोई विलायक है, ठीक। अब आप बताइए कोई विलायक है, ठीक, हमने मान लिया इस पर कोई विलायक है और इस पर कोई आयन इस पर चिपक जाए। अगर कोई आयन है, जैसे मान लेते ये आयन है, ये आयन इस पर चिपक जाए। अब आप बताइए ये जो आयन है इस पर अगर चिपक जाता है, ठीक, ये आयन अगर इस पर चिपक जाता है, ये विलायक है, इसको कह दिया विलायक, और ये आयन है। ये अगर आयन इस पर चिपक जाता है, अब देखो ये आयन अगर इस पर चिपक जाए तो इसको बोलते हैं विलायकीकरण। क्या बोलते हैं? विलायकीकरण। ये विलायकीकरण है। अब तो विलायकीकरण अगर हो गया है तो उसका आकार बढ़ जाएगा, और आकार बढ़ जाएगा तो जो अकेले गत कर रहा था, अब तो आकार बढ़ जाने पर क्या अकेले गत कर पाएगा? नहीं गत कर पाएगा। इसका मतलब इसकी गतिशीलता जो है, गतिशीलता घट जाएगी, गतिशीलता घट जाएगी। अब आप बताइए गतिशीलता अगर घट जाएगी तो चालकता के बारे में क्या कहना है? चालकता घट जाएगी, तो इसकी चालकता भी जो है घट जाएगी, तो इसकी चालकता घट जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। तो आयनों के विलायकीकरण पर भी जो है निर्भर करता है। आयनों का विलायकीकरण अगर हो रहा है तो चालकता घट जाएगी। लास्ट वाला पॉइंट है तनुता। ये गजब का है। तनुता, तन मतलब हल्का होता है, ता मतलब हल्के से भी हल्का। अगर हल्के से भी हल्का है तो उसको बोलते हैं तनुता। हल्के से भी हल्का है तो उसको बोलते हैं तनुता। अगर गाढ़े से भी गाढ़ा है तो सांद्रता। अगर गाढ़े से भी गाढ़ा है तो सांद्रता। इसको ज़रा समझिएगा। एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, इस बर्तन को हम कई खंडों में बांट दिए हैं। ये 1 लीटर है, यहाँ तक आएगा तो 2 लीटर है, और ऊपर आ गया तो 3 लीटर। यहाँ लिख दिया 1 लीटर, यहाँ है 2 लीटर, और इसके ऊपर अगर आ जाएगा तो 3 लीटर। इसमें हमने विद्युत अपघट का विलयन भर दिया है। ये विद्युत अपघट का विलयन भर दिया है, जिसमें जो है आयन भी है। ये विद्युत अपघट का विलयन भर दिया, इसमें आयन है, इसमें ये आयन है, ये आयन घूम रहे हैं। अब बताइए ये आयन है, और इसमें आयनों की जो संख्या है मान लेता 100 है। आयनों की संख्या कितनी है? 100 है। अब इसकी ज़रा हम तनुता बढ़ाते हैं। अगर इसमें हम पानी डाल दें, ये जल जो है मिलाया जा रहा है। अब आप बताइए जल अगर मिला रहे हैं तो अगर एकांक आयतन में बढ़ रहा है, अगर बंदा एकांक आयतन में बढ़ रहा है, तनुता अगर एकांक आयतन में बढ़ रही है, एकांक आयतन में तनुता अगर बढ़ रही है, एकांक आयतन में अगर तनुता बढ़ रही है, कितने आयतन में? एकांक आयतन में तनुता अगर बढ़ रही है, ठीक, तनुता बढ़ रही है तो चालकता बढ़ जाएगी, तो चालकता बढ़ेगी, ठीक। कितने आयतन में? एकांक आयतन में अगर तनुता बढ़ रही है तो चालकता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि गतिशीलता बढ़ जाएगी, क्योंकि गतिशीलता बढ़ जाएगी। अगर आयतन आप और बढ़ा रहे हो, आयतन और बढ़ा रहे हो, अर्थात तनुता और बढ़ा रहे हो, जैसे यहाँ से यहाँ आ गया, अब तनुता और बढ़ा रहे हो, तो आप बता दो यहाँ के जो विलय के कण होंगे, माने आयन के कण होंगे, वो धीरे धीरे यहाँ कम होंगे, और ये सब निकल कर इसमें आ जाएंगे। अब आप बताइए इसमें आ जाएंगे, ये इसमें आ जाएंगे, तो एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी। एकांक आयतन में आयन की संख्या कम हो जाएगी। जो आयनों की संख्या है, आयनों की जो संख्या है घट जाती है। अब आप बताइए आयनों की संख्या घट जाएगी, जिससे चालकता घट जाती है, चालकता घट जाती है। अब आप जरा समझो, तनु से शुरू किया और तनुता बढ़ाते ले गए, इसका रिजल्ट क्या हुआ? चालकता घट गई है।
तो जो रिजल्ट होता है उसी को ही माना जाता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर पूछा जाए तन्यता बढ़ाने पर चालकता का क्या प्रभाव होता है या चालकता के क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बताइएगा तन्यता बढ़ाने पर चालकता घट जाती है। पूछा जाए क्यों, क्योंकि एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घट जाती है, क्योंकि चालकता एकांक आयतन में काउंट की जाती है सर जी, इसलिए चालकता जो है तन्यता बढ़ाने पर जो है घट जाएगी। तो 5 टॉपिक था, 5 बता दिया है। अगला देखते हैं, ये अगला है आयनों के स्वतंत्र अभिगमन हेतु कोलराउस का नियम। भैया कोलराउस आ गए, ये तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, गजब का है। कोलराउस हर एक साल आते हैं, इस पे लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोलराउस पे लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोलराउस ने कहा क्या, सुनिएगा मेरी बात। कोलराउस ने कहा कि आप विलयन बनाइए, दुर्बल विद्युत अपघट का विलयन बनाइए। प्रबल तो सभी लोग हैं, दुर्बल का बनाइएगा। इन्होंने कहा दुर्बल का विद्युत अपघट विलयन बना दीजिए, दुर्बल विद्युत अपघट का विलयन बना दीजिए। जो विलयन बनाना है दुर्बल विद्युत अपघट का बनाना है, ठीक। विलयन किसका बनाना है, दुर्बल विद्युत अपघट का। ये विलयन बना दिया है, ठीक। इसमें आप इसकी तन्यता बढ़ाइए। अब आप बताइए इसकी अगर हम तन्यता बढ़ा रहे हैं, तन्यता बढ़ा रहे हैं, तन्यता बढ़ा रहे हैं, तो अब आप बताइए आयनों के बीच की दूरी बढ़ेगी, आयनों के बीच की दूरी जो है बढ़ेगी। अब आप बताइए अगर इसमें 2 आयन होंगे, मान लेते 2 आयन इसमें मान लेते 2 आयन है, ये एक आयन इस वाला है, 2 आयन है मान लेते हैं, इसको समझिएगा। एक आयन 2 वाला है, ठीक, और एक आयन और बना देते हैं। अगर ये आयन बना दिया है। अब आप जरा समझो, इसमें जो 2 आयन है, एक प्लस है एक क्या है माइनस, एक प्लस है एक माइनस है, ये पास पास में है। तनु अगर कम है तो पास पास में है। अगर तन्यता और आप बढ़ा रहे हो, तन्यता और बढ़ा रहे हो, तो भैया ये आयन दूर हो जाएंगे, ये आयन दूर हो गए, क्लियर। तन्यता और बढ़ा रहे हो, दूर है तो आकर्षण कम हो जाएगा। तन्यता और बढ़ा रहे हो तो ये बहुत दूर हो गए, ये बहुत दूर हो गए। अब बताइए दूरी बढ़ने पर आकर्षण कम हो जाता है। अब और तन्यता बढ़ा दो, तन्यता अगर हम और बढ़ा दें तो ये और दूर हो जाएंगे, ये और दूर हो जाएंगे। अगर हम तन्यता अनंत कर दें, तन्यता कितना कर दें, अनंत। अब बताइए तन्यता अनंत हो गया है। अब तन्यता अनंत हो गया तो बहुत दूर हो गए, ये दोनों आयन बहुत दूर हो गए, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण रहेगा कि नहीं रहेगा, आकर्षण खत्म हो गया है। आकर्षण क्या खत्म हो गया है, इन आयनों के बीच लगने वाला आकर्षण पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब खत्म हो गया है तो कोलराउस कहे कि अब मैं नियम दूंगा, जब उस पर किसी भी प्रकार का आकर्षण ना लगे, आयनों पर किसी भी प्रकार का आकर्षण ना लगे, तब कोलराउस ने कहा अब मैं नियम दूंगा। इसीलिए हेडिंग का नाम लिखा है, हेडिंग का नाम इसलिए लिखा है क्या, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन हेतु। अब आयन स्वतंत्र रूप से गत कर रहे हैं क्योंकि इनके बीच में किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं लग रहा है, किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं लग रहा है, माने आयन गत कर रहे हैं। अब कोलराउस, ये कोलराउस ये ऐसा लगा है, ये कोलराउस ठीक कर लीजिएगा, ये कोलराउस अब नियम देंगे। अब आप बताइए, अब कोलराउस नियम देंगे, कब नियम देंगे, जब आयनों पर ये नहीं लग रहा था, अब कोलराउस इस पर नियम दे देंगे, ये ठीक। अब कोलराउस नियम देते हैं, ठीक। अब कोलराउस का क्या नियम है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। कोलराउस कहते हैं कि अगर अनंत तन्यता हो जाए तो इसमें जो विद्युत अपघट का विलयन है अनंत तन्यता पर हो। जो विद्युत अपघट का विलयन है, सुनिएगा, विद्युत अपघट का जो विलयन है, अपघट का विलयन हो, का विलयन है वो अनंत तन्यता पर हो। किस पर हो, अनंत तन्यता पर। अब बताइए अनंत तन्यता पर अगर है तो आयनों के बीच लगने वाला आकर्षण पूरी तरह से खत्म हो गया है। तब इन्होंने कहा कि इनमें उत्पन्न जो धनायन है, धनायन और ऋणायन, इसका भी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता निकाल लो। अनंत तन्यता पर मोलर चालकता और अनंत तन्यता पर मोलर चालकता धनायनों और ऋणायनों का जो योग होता है, धनायनों और ऋणायनों के मोलर चालकता का जो योग होता है, उसी को कोलराउस का नियम कहते हैं।
अब मान लीजिए हमने मोलर चालकता पे कह दिया है, तुल्यांकी चालकता है तुल्यांकी चालकता कह दो भैया। तो हम कह सकते हैं विद्युत अपघट की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता, जो विद्युत अपघट है उसकी अनंत अनंतता पर जो मोलर चालकता होती है उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत अनंतता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। धनायनों और ऋणायनों की अनंत अनंतता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। इसे कोलराउस का नियम कहते हैं। गजब का नियम है। देखिए कैसे लिखते हैं, ये लिखना हो तो आप लिख सकते हैं इसको। देखिए दिख रहा होगा, किसी विद्युत अपघट विलयन की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों के अनंत अनंतता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक, योग के बराबर होती है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वर्टर कामा में लिखिएगा, ये सब इन्वर्टर कामा में होता है ऐसा। अच्छा, मतलब ये कहना चाहते हैं कि लैम्डा एम इनफाइनाइट इज इक्वल टू एक्स लैम्डा एम प्लस इनफाइनाइट, ये प्लस लगा दिया है, प्लस लैम्डा एम माइनस इनफाइनाइट यहाँ पर वाई, जहाँ एक्स और वाई आयनों के गुणांक हैं, आयनों के गुणांक हैं, कोफिशिएंट गुणांक जिसको कहते हो, गुणांक हैं, आयनों के गुणांक हैं ये। तो अगर पूछा जाए कि कोलराउस का नियम बताइए, तो किसी विद्युत अपघट विलयन की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत अनंतता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। इसे कोलराउस का नियम कहते हैं। ये लैम्डा एम इनफाइनाइट इक्वल टू एक्स लैम्डा एम प्लस इनफाइनाइट प्लस वाई लैम्डा एम माइनस इनफाइनाइट। अब मान लीजिए कोई आयन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई आयन दे दिया यहाँ पर, जैसे ये थोड़ा नीचे कर देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कोई आयन दिया हुआ है। अब बंदे ने पूछ लिया कि सर हमको निकालना Al2SO4 का होल थ्राइज में ये। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पहले इसको पहले तोड़ लीजिएगा, आयन में तोड़ लीजिएगा इसको जैसे आप आयन में तोड़ोगे तो बना देगा 2Al3 प्लस और बनेगा 3SO4 2 माइनस। आयन में तोड़ लिया ना। अब इसको अगर कोलराउस पे आपको लिखना हो, किस पे लिखना हो, कोलराउस पे, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, कोलराउस पे अगर आपको लिखना हो इसको, तो सबसे पहले लिखेगा लैम्डा एम और इस यौगिक को, यौगिक क्या लिखा है Al2SO4 का होल थ्राइज। अब अनंत अनंत यहाँ अनंत लगा दीजिएगा। अब जैसे आयन है ये रह जाएगा यहाँ पर 2, फिर लिखिएगा ए लैम्डा, फिर यहाँ पर एम, अब m लिखा है, अब इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो Al3 प्लस और यहाँ पर अनंत अनंत, मतलब इसकी मोलर चालकता है। फिर यहाँ पे लिखिएगा 3, फिर यहाँ पे आएगा लैम्डा, फिर यहाँ पर m और m के स्थान पर माइनस तो लिखेंगे ही आप, और यहाँ पर इनफाइनाइट, ये ऐसे लिखा जाएगा। अब पूछे x और y का मान, तो x का मान यहाँ 2 है और y का मान 3 है, तो किसी भी आयन को ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब मान लो इसको तुल्यांकी चालकता में बदला जाए, तो इसके लिए यश का मान निकाल लो। 1 पर 3 है तो 2 है, तो यश का मान 6, हम 6 से भाग कर देंगे, खट से बन जाएगा ये। ठीक है, तुल्यांकी चालकता निकाल सकते हैं। क्लियर। तो किसी विद्युत अपघट विलयन की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत अनंतता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। एक कोलराउस का नियम है। अच्छा, इसने पूछा था इसका अनुप्रयोग, चलिए इसका जरा अनुप्रयोग देखते हैं, क्या अनुप्रयोग है ये। अब इसके निम्नलिखित अनुप्रयोग हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, इसके क्या अनुप्रयोग हैं ये। तो हेडिंग लिखिएगा अनुप्रयोग। अब अनुप्रयोग ये कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। ठीक, तो अनुप्रयोग देख लें कैसे क्या है। हेडिंग लगाइएगा कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। कोलराउस के नियम के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, चलो देखते हैं। कोलराउस के नियम के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, पहला ये है, पहले यहाँ पर देखते हैं कोलराउस के नियम का क्या क्या अनुप्रयोग है ये। तो पूछा जाए कोलराउस के नियम का क्या क्या अनुप्रयोग है, तो पहला है
दुर्बल विद्युत अपघटनों के, अपघट्यों लिखा है, अपघटनों नहीं लिखा है, अपघट्यों कर दीजिएगा। दुर्बल विद्युत अपघट्यों, दुर्बल विद्युत अपघट्यों कि वियोजन की मात्रा की गणना करने में, वियोजन की मात्रा की गणना करने में दिया है। ये अल्फा बराबर आ जाएगा यहाँ पर, अल्फा बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपान में 1 माइनस अल्फा। ये दूसरा दिया है विद्युत अपघट में धनायनों तथा ऋणायनों की अभिगमन संख्या में किस प्रकार गत करता है, इसमें ज्ञात करना है। तीसरा दुर्बल विद्युत अपघट के वियोजन स्थिरांक की गणना करने में, ये लिखा हुआ है। तो ये सब जो है लिखे हुए हैं ये, ठीक। तो 3 में होता है, पहला दुर्बल विद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा की गणना करने में, दूसरा दिया है विद्युत अपघट में धनायनों तथा ऋणायनों की अवगमन संख्या ज्ञात करने में, तीसरा दे दिया है यहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघट के वियोजन स्थिरांक की गणना करने में, ठीक। लेकिन एक ये है, पहला जो इसका दिया हुआ है, ये पहला जो दिया हुआ है, पहला आप लिखेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तनुता ज्ञात करने में, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तनुता ज्ञात करने में ये दिया हुआ है, इसकी सहायता से, इसको आप नोट करें, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल में। स्टिक अम्ल जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तुलना ज्ञात करना है, ये इसको नोट कर ले, मैं समझा रहा हूँ, इसको खड़ा नोट कर ले। पढ़ देते हैं, लिख दिया है स्टिक अम्ल जैसे दुर्बल विद्युत अपघट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, स्टिक अम्ल जैसे दुर्बल विद्युत अपघट की विलयन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघट्टों HCl और CH3 COONA सोडियम एसीटेट व Na की सहायता से ज्ञात करना है। ये इतना आएगा x + y - z। अब ये कैसे आता है, इसके लिए ज़रा ध्यान दीजिए, इसको हम समझाए दे रहे हैं कि कैसे आ रहा है, इसको अब जरा आप ध्यान दें। कह रहे हैं, इनके कहने का अर्थ क्या है, हमको दुर्बल विद्युत अपघट CH3COOH, ये इसका हमको जो है आयनों की मात्रा ज्ञात करना है, कितना बनेगा। लेकिन अब ये किसकी सहायता से ज्ञात करना है, इसके लिए हमको HCl चाहिए, CH3COONA चाहिए और NaCl चाहिए। इनकी सहायता से हमको ज्ञात करना है, इसकी सहायता से हमको ज्ञात करना है कि दुर्बल विद्युत अपघट के वियोजन की मात्रा कैसे ज्ञात हो जाती है, ये ठीक है। अब आप समझो, अगर हम यहाँ पे लिख दें कोलराउस के नियमानुसार, ये लिखा है HCl MHCl, तो ये टूटता है, आप सभी जानते हो, ये बनाएगा M, ये बनाएगा लैम्डा M, ध्यान देना, ये बनाएगा, कोलराउस के नियम से लिखना है, ये बनाएगा लैम्डा M और यहाँ पर H+ कर दिया है, यहाँ पर इनफाइनाइट टूट गया है, और यहाँ पर देखा जाए आ जाएगा लैम्डा M Cl माइनस इनफाइनाइट। ये ऐसे टूटेगा, इसको हमने मान लिया है कि माना x है, इसको मान लिया है कि माना ये x है, ठीक। अच्छा, दूसरा मिला दिया है इसमें CH3COOH। अच्छा, ये कैसे टूटता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, लिख दिया है लैम्डा M और यहाँ पे है CH3COONA। इसको पहले आयनों में तोड़ो तो प्लस वाला पहले लिखा जाएगा, माइनस वाला बाद में। इस पर अगर लगाते हैं ये नियम, तो यहाँ पर आएगा लैम्डा M Na+, या ऐसे बन जाएगा। और आगे अगर लिखें तो लैम्डा M आ जाएगा CH3COO-, यहाँ पर ऐसे। इसको हमने मान लिया है कि माना ये y है, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या मिलाया गया है, NaCl, तो लिख दिया है लैम्डा M + NaCl। ये भी टूटेगा आयनों में, पहले प्लस वाला लिखेगा फिर माइनस वाला, तो यहाँ पे लिखा है लैम्डा M Na+ इनफाइनाइट, फिर यहाँ लिख दिया है लैम्डा M ये Cl माइनस इनफाइनाइट। अब इनको अगर देखा जाए, इनको समीकरण नंबर 1 मान लें, इनको समीकरण नंबर 2 मान लें, और इसको मान लिया है कि ये Z है, ये माना है सब, और इसको समीकरण नंबर 3 मान लें, तो हम किसमें से क्या सॉल्व करें कि केवल HT कम बच जाए।
ये अब आप समझो, ये लिखा हुआ है, ठीक। अब हमको केवल एस्टिक अम्ल वाला चाहिए। अब एस्टिक अम्ल के लिए हमको ध्यान दीजिएगा कौन कौन बचना चाहिए। इधर देखो, एक ये बचा रह जाए और एक ये बचा रह जाए, बाकी सब कट जाए। तो अगर हम इनको जोड़ दें, इसमें से घटा दें, तो अगर हम लिख दें यहाँ पर समीकरण 1 + 2 कर दें और समीकरण 3 क्या करें, घटा दें। समीकरण 3 घटाने पर अब आप बताओ, इसको जोड़ोगे और ये घटाओगे तो दिमाग लगाओ, ये Na माइनस में होगा। अब बताओ, अगर घटाओगे तो माइनस में होगा, ये माइनस में होगा। अगर ये माइनस में हुआ तो अब यहाँ से आप देखो, ये कटेगा इससे और ये कटेगा इससे। अब जो बचा है उसको देखो क्या लिखते हैं। अब जो बचा हुआ इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा, घटा दिया है तो बचा क्या है यहाँ पर, इधर जो बचा है, इधर बचा है ऊपर λm इनफाइनाइट H+, और क्या बचा है इधर λm CH3 COO- इनफाइनाइट। ये किसका है, एस्टिक अम्ल का है। तो बताओ, उनकी सहायता से हमने एस्टिक अम्ल जो दुर्बल है उसका हमने जो है विद्युत अपघट निकाल लिया है। अब इन सब का मान अगर देखा जाए, रख के निकाला जाए। अब आप ज़रा दिमाग लगाओ, इसको जोड़ा गया था। अब बताओ, इसको जोड़ा गया था, ध्यान दीजिएगा। अब इसको जोड़ा गया था, ये पहले दूसरे को जोड़ेंगे तो x + y आया और तीसरे को घटाएंगे तो z। इसका आंसर ये होगा, ये ठीक। यही चीज़ उसमें लिखी हुई है। अब कैसे लिखी हुई है ये आप देखो, ये लिखा हुआ है। तो पहला तो अनुप्रयोग ये है, उदाहरण सहित भी कभी कभी आ जाता है। तो पहला तो आपका ये है कि कैसे बन रहा है x + y - z। इसको नोट कर लें, ठीक है। चलो अगला, ये हो गया। चले अगला, हाँ अगला जो दिया है, अगला जो टॉपिक दिया है, हेडिंग लगाइएगा, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के फोर्स लगा दो, इलेक्ट्रॉन को ले जाने या लाने के लिए फोर्स लगा दो। अगर मान लेते हैं कि माइनस इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो प्लस वाला उसको खींच रहा होगा। माइनस से अगर निकल रहा तो माइनस वाला उसको जो है छड़ उसको ढकेल रहा होगा और प्लस वाला उसको खींच रहा होगा। माने एक छड़ ढकेलता है, माने एक एनोड ढकेलता है, माने एक इलेक्ट्रोड ढकेलता है और दूसरा इलेक्ट्रोड उसको खींचता है। तो माइनस वाला अगर ढकेला तो प्लस वाला खींच रहा होगा। तो ढकेलने और खींचने में बल लगा होगा, उसी बोलते हैं विद्युत। विद्युत मतलब इलेक्ट्रॉन, वाहक मतलब ले जाने वाला और लगाया गया बल। विद्युत मतलब इलेक्ट्रॉन, वाहक मतलब ले जाने वाला, लगाया गया बल। इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने के लिए जो बल लगाया जाता है उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब ये तो अपनी भाषा में है। अब जरा ध्यान दो, अगर मान लीजिए एक हमने यहाँ पर बर्तन ले लिया है, ये ठीक, इसमें 2 छड़े लगा दिया है, ये एक छड़ी है, 2 छड़े लगा दिया है। एक बर्तन ले लिया, 2 छड़े लगा दिया है। कहा गया भाई छड़, ये ठीक। अब आप जरा देखो, इसको हमने ऐसे जोड़ दिया है, ऐसे यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस, ठीक। अब यहाँ पर है कमी और यहाँ पर है अधिकता। तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन जाने के लिए बल लगाया जाएगा। और वह बल क्यों होगा? क्योंकि इनमें विभव का अंतर है। दोनों इलेक्ट्रोडों में जो विभव का अंतर होता है उसके कारण बल लगता है। बल उतने लगेगा जितना अंतर है, ठीक। तो इसका मतलब 2 अर्धशेल अगर हों, इसको आधा शेल कहते हैं, 2 अर्धशेल अगर हों, ये 2 अर्धशेल अगर हों तो इनके विभवों का जो अंतर होता है, इनके विभवों का जो अंतर होता है उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसको ई से व्यक्त करते हैं, या ई से व्यक्त कर देंगे तो ये आ जाएगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड।
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इसका मात्रक जो है वोल्ट होता है। तो पूछा जाए विद्युत वाहक बल क्या है, तो आप क्या बताओगे? अब आप सोचो, ये लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे। कैसे लिखेगा ये? दो अर्धशेल अपक्रियाओं, दो अर्धशेल वाली अपक्रियाएं हैं कि इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को, इलेक्ट्रोड विभव में जो अंतर है, दो अर्धशेल अपक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को, जो अंतर है उसी को सेल का विद्युत वाहक बल अथवा सेल विभव या ई सेल कहते हैं। ठीक, सेल का विद्युत वाहक बल EMF इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। दोनों अर्धशेलों में जो अंतर होता है विभवांतर का, उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका दूसरा नाम है सेल विभव या ई सेल। इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक, नोट कर लो। चलिए अगला टॉपिक, ये इलेक्ट्रोड विभव गजब का है भाई। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इंग्लिश में पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव, ये इलेक्ट्रोड विभव है। अब हमको जानना है इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो हेडिंग तो बना ही लिया होगा, इलेक्ट्रोड विभव। इसके लिए अब आप समझो, इसके लिए अगर हम कोई बर्तन ले लें, ये बर्तन है, ये बर्तन है, ठीक, और कोई छड़ ले लेते हैं, कोई छड़ जो है बना दिया गया है, ये कोई छड़ है, ठीक, ये धात की छड़ है, धात की छड़ है। जिस धात की छड़ है उसी धात का लवण का विलयन ले लेते हैं। ये धात के लवण का विलयन है, धात के लवण का विलयन, ये धात के लवण का विलयन है, ये छड़ है, ये विलयन है। अब आप ज़रा देखो, छड़ है, एक विलयन है, दूसरा छड़ है, पहला जो है विलयन है। इसको भर देते हैं ऐसे, एक छड़ है और दूसरा जो उसी धात के लवण का जो है विलयन है। इसको हम बनाने वाले हैं इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड बनाएंगे तब उत्पन्न होगा विभव। पहले बनाएंगे इलेक्ट्रोड और उसके बाद जो है उत्पन्न होगा विभव। विभव कब उत्पन्न होता है? जब आवेश का अंतर आता है, जब चार्ज का अंतर आएगा तभी विभव उत्पन्न होगा, अन्यथा विभव नहीं उत्पन्न होगा। अब धात की छड़ को उसी धात के लवण के जलीय विलयन में डुबाना है। धात की छड़ को उसी धात के लवण के जलीय विलयन में क्या किया है? डुबा दिया है। अब जैसे इसको डुबा दिया है तब ये छड़ कहलाएगा इलेक्ट्रोड। ये जो छड़ क्या है, ये कहलाएगा इलेक्ट्रोड। अब इसमें होता क्या है, जब इसको डुबाते हैं तो इस पर दो प्रक्रियाएं होती हैं। अब क्या प्रक्रिया होती हैं? या तो विलयन पर इसके सापेक्ष प्लस आयन आया होगा, अगर प्लस आया है तो याद रखना इस पर माइनस आएगा, अगर इस पर प्लस आया है तो इस पर क्या आएगा? माइनस आएगा। अब आप बताइए, यहाँ आवेश माइनस का है, यहाँ छड़ पर जो आवेश है, छड़ पर आवेश माइनस का है, छड़ पर आवेश माइनस का है, और विलयन पर आवेश प्लस का है, प्लस आवेश है। अब आप बताइए, छड़ और विलयन के मध्य उत्पन्न हुआ विभवांतर, क्या उत्पन्न हुआ? विभवांतर। किसके किसके बीच में? छड़ और विलयन के बीच उत्पन्न हुआ विभवांतर। भर 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 विभव का अंतर हुआ, विभवांतर उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब छड़ और विलयन के बीच उत्पन्न हुआ अगर विभवांतर, तो याद रखिएगा इसी विभवांतर को विभवांतर ना कहकर इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। तो आपको अगर बोलना हो या लिखना हो तो जब किसी धात की छड़ को उसी धात के लवण के जलीय विलयन में डुबाई जाती है, जब किसी धात की छड़ को उसी धात के लवण के जलीय विलयन में डुबाई जाती है तो धात की छड़ और विलयन के मध्य उत्पन्न हुए विभवांतर को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक,
एक पर प्लस आएगा, एक पर क्या आएगा, माइनस आएगा, एक पर प्लस आएगा, एक पर क्या आएगा, माइनस आएगा। हो सकता है इस पर प्लस आवे, इस पर माइनस आवे, हो सकता है इस पर प्लस आवे, इस पर माइनस आवे। इसका मतलब इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। हो सकता है एक बार छड़ पर प्लस आ जाए, तो एक बार हो सकता है छड़ पर माइनस आ जाए। तो इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड, एक एनोड और एक कैथोड। इसका मतलब इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड। अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखना हो तो कैसे लिखोगे ये भी पता होना चाहिए। चलिए इसको नोट कर लो, अगर दिख रहा हो तो। उसे दिख तो रहा ही होगा। धनावेशित लिखा हुआ है, धनावेशित ये वाला है। इसको ठीक कर देते हैं। धनावेशित, ये जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबाई जाती है तो धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है तथा विलयन पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे धातु की छड़, ये छड़ लिखा है, छड़ थोड़ा गड़बड़ आ गया है। ये धातु की छड़, धातु की छड़, धातु की छड़ छड़िया वाला लिखिएगा। धातु की छड़ और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, कौन सा विभव? इलेक्ट्रोड विभव। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसे प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक जो है वोल्ट होता है। ठीक, लिख लिया होगा। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबाई जाती है तो धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित होती है तथा विलयन पर विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, जिससे धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो भैया विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, इसे कहते हैं। ठीक, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठियाँ आती हैं पूछी जाती हैं। चलिए अगली हेडिंग है फैराडे के विद्युत अपघटनी संबंधी नियम। फैराडे के विद्युत अपघटनी संबंधी नियम, फैराडे के विद्युत अपघटनी संबंधी नियम, ये हेडिंग बनेगा फैराडे के विद्युत अपघटनी संबंधी नियम। हेडिंग है फैराडे के विद्युत अपघटनी संबंधी नियम। फैराडे के विद्युत अपघटनी संबंधी नियम, संबंधी नियम। फैराडे का पूरा नाम है माइकल फैराडे। क्या नाम है? माइकल फैराडे। ये 1833 में ये भैया देख रहे थे सेल में, और वो सेल था विद्युत अपघटनी सेल। कौन सा सेल था? विद्युत अपघटनी सेल था, उसके बारे में देख रहे थे। अब था क्या, इन्होंने कहा क्या, अब जरा समझो। इनका प्रथम नियम जरा देखिए, हेडिंग बना लीजिएगा। प्रथम नियम थोड़ा साइड में कर देते हैं इनको जो है। इन्होंने क्या किया, एक विद्युत अपघटनी सेल जो है देखा, 1833 का मामला है। पूरा नाम है माइकल फैराडे, पूरा नाम है माइकल फैराडे। ये अब आप जरा समझो। ठीक, एक पात्र ले लिया, ये पात्र है, इनमें विद्युत अपघट का विलयन भर दिया है। ये जो विलयन है विद्युत अपघट का विलयन है। किसका विलयन है? विद्युत अपघट का विलयन है। लिख दिया है विद्युत अपघट का विलयन है, विद्युत अपघट का विलयन। ठीक, किसका विलयन है? विद्युत अपघट का विलयन है। इसमें दो इलेक्ट्रोड अगर लगा दें, दो इलेक्ट्रोड, आप जानते होंगे दो इलेक्ट्रोड कैसे लगा दिया जाए।
एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया है, दूसरा इलेक्ट्रोड लगा देते हैं जो दिख जाए। एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया है, दो इलेक्ट्रोड लगा दिया है, एक ये वाला है, ये एक इलेक्ट्रोड ये है और दूसरा उधर है। कितने इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं? एक। और एक ही पात्र में लगा दिया है, एक ही पात्र में दो इलेक्ट्रोड लगा दिया है। कुछ समझ में आ रहा है? ये एक ही पात्र में भैया दो इलेक्ट्रोड जो है लगा दिए हैं, दूसरा ये वाला है। अब आप बताइए, एक ही पात्र में दो इलेक्ट्रोड अगर लगे हुए हैं, वैज्ञानिक का नाम फैराडे, कब का मामला? 1833 का मामला है। एक बर्तन ले लिया है, उसमें विद्युत अपघट का विलयन भर दिया है और उसमें दो इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं। दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं और इनका कनेक्शन जो है एक बैटरी से कर देते हैं। ये एक प्लस है और ये माइनस है, ये बैटरी है। अब बैटरी से जैसे करते हैं तो ये देखते हैं इलेक्ट्रोडों पर आयन आके चिपकने लगता है। ये जो आयन है निक्षेपित होता है, निक्षेपित मतलब चिपकता है। या हो सकता है यहाँ से कोई गैस निकल रही हो, गैस मुक्त होती है, या तो कोई चीज़ चिपक रहा हो या कोई गैस मुक्त होती है। मान लेते हैं जो निक्षेपित हो रही है वो W है और इसमें जो इसके द्वारा भेजा गया आवेश है वो Q है। तो फैराडे ने ये बताया कि जब Q कम भेजते हैं, आवेश कम भेजते हैं, तो इस पर कम चिपकती है पदार्थ, कम गैस निकलती है। और जब करंट या आवेश ज़्यादा भेज देते हैं तो इस पर ज़्यादा चिपकती है, इस पर कम चिपकती है। अब पूछो क्यों भैया? अब मान लो करंट अगर कम और ज़्यादा का मतलब हो गया, अगर जल्दी जल्दी करंट आवत है तो भैया धारा बहुत ज़्यादा है, और पता चले धीरे आवत है तो कहते हैं भैया धारा मतलब विद्युत धारा बहुत कम है और लाइटिया बहुत धीमे जलत है। अब पता चले कि जब आवेश ज़्यादा कर दिए हैं तो यहाँ जो आयन होंगे, ये जो आयन होंगे इनका वेग बढ़ जाएगा, इनका वेग बढ़ जाएगा, फटफट बढ़ता चला जाएगा। पहले जो 1 मिनट में 10 आयन चिपकते थे, अब वेग बढ़ जाएगा तो क्या 1 मिनट में 10 ही चिपकेंगे? अब 1 मिनट जहाँ 10 चिपकते थे वहाँ 100 चिपक गए हैं। इसका मतलब एक बात क्लियर है कि विद्युत अपघट विलयन में अगर समान आवेश को भेज दिया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित हुई पदार्थ की मात्रा उसके समानुपाती होती है। आवेश कम चिपकेंगे, आवेश ज़्यादा चिपकेंगे। ये फैराडे ने प्रथम नियम दिया है। चलिए अब इनका प्रथम नियम देखते हैं, समझ गए होंगे। चलिए इनका प्रथम नियम अगर देखते हैं तो क्या प्रथम नियम है, ये समझते रहेगा, सुनते रहेगा भैया, काम आएगा। कोशिश हम लोग की जारी है, जंग शुरू किया है तो कोशिश जारी है। प्रथम नियम देखिए क्या कह रहे हैं, कह ये रहे हैं जब किसी विद्युत अपघट के विलयन में विद्युत धारा मतलब आवेश Q प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित हुई, अब चाहे निक्षेपित हुई हो या मुक्त हुई, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित हुई या मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, ये मात्रा लिखा है, पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। ये प्रवाहित आवेश के क्या समानुपाती होती है? कुछ समझ में आया? प्रवाहित आवेश की समानुपाती होती है। ये फैराडे का प्रथम नियम है। जब किसी विद्युत अपघट के विलयन में विद्युत धारा या आवेश Q प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। आवेश कम भेजोगे कम चिपकेगा। मान लेते हैं, इनके कहने मतलब ये है कि जो आवेश है Q ये समानुपाती है W, ये निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, ये हटेगा तो एक आ जाता है Z। ये जहाँ Z एक नियतांक है, जहाँ Z एक नियतांक है जिसे विद्युत तुल्यांक कहते हैं, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक या विद्युत तुल्यांक कहते हैं।
आप सभी लोग पढ़ कर आए हो, क्या पढ़ कर आए हो, या इसको हम थोड़ा ऐसे लिख दें, हल्का सा इसको आगे कर देते हैं, ये W को यहाँ कर देते हैं और यहाँ Q कर देते हैं। ये तो अब देखा जाए W = Z × Q, इसको मान लेते हैं। बात एक ही है, थोड़ा आगे पीछे हो गया था, बाकी मामला ठीक है। हम पढ़कर आए Q बराबर IT। अब बताइए Q बराबर अगर IT है तो इसमें रख दिया जाए। समीकरण 1 से अगर देखा जाए तो बन जाएगा W बराबर ZIT। ये फार्मूला इनका बन जाएगा W बराबर ZIT। ये इनका प्रथम नियम है। तो याद रखिए फैराडे का जो है दो नियम है, एक विद्युत अपघट्य संबंधी प्रथम नियम है, एक द्वितीय नियम है। इनका ये प्रथम नियम है। ठीक, इसको नोट कर लें। तो छोटे पर लिख दिए हैं उधर। संदेशे आते हैं, ये पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, बताओगे कि घर कब आओगे, कि ये घर तुम बिन सुना सुना है। ओ चलिए, इनका दूसरा भी नियम है ये फैराडे का विद्युत अपघटनी संबंधी द्वितीय नियम। ये द्वितीय नियम है, थोड़ा मिसप्रिंट है लेकिन घबराने का नहीं। द्वितीय नियम तो फैराडे ने दो नियम दिए, दो, ठीक है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम जरा देखते हैं। द्वितीय नियम को जब साइड में कर देते हैं, ये फैराडे ने क्या देखा, दो बर्तन लिया, इससे पहले एक बर्तन लिया था, अब दो। हल्के में थोड़ा समझाया दे रहे हैं। दो बर्तन ले लिया है, ये कितना बर्तन लिया है, दो। इसमें दूसरा इलेक्ट्रोड लगाया है, इसमें दूसरा इलेक्ट्रोड लगाया है। इसमें इलेक्ट्रोड जो है दूसरे पदार्थ का लगा दिया है और इसमें इलेक्ट्रोड जो है दूसरे पदार्थ का लगा दिया है। ठीक, इनमें विद्युत अपघट मान लेते हैं Zn SO4 का भर दिया है और इनमें विद्युत अपघट Cu SO4 का भर दिया है, लिख दिया है Cu SO4 का। इस धातु का जो तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार E1 है, सॉरी E2 है, और इसका तुल्यांकी भार E2 है। इनमें निक्षेपित हुई पदार्थ की मात्रा W2 है और इनमें निक्षेपित हुई पदार्थ की मात्रा W1 है। इनको जब जोड़ देते हैं एक बैटरी से, ये एक बैटरी से जोड़ दिया है। अब बैटरी से समान आवेश भेज रहे हैं क्यों, ये इसमें भी क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है। तब देखते हैं इन पे और इन पे निक्षेपित हुई जो पदार्थ की मात्राएं हैं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं, उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। अर्थात इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित हुई पदार्थ की मात्राएं विद्युत अपघट के विलयन में जो डूबा हुआ है उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। तुल्यांकी भार अगर हल्का वाला है तो भैया कम चिपके हो गया होगा, अगर भारी वाला है तो ज़्यादा चिपके होगा। तो इसके अनुसार ये बन गया। तो हम लिख सकते हैं W1 अपान में W2 = E1 अपान में क्या, E2, जहाँ W1 W2 निक्षेपित पदार्थ की मात्राएं हैं और E1 E2 जो है इलेक्ट्रोडों पर जो है विद्युत अपघट की तुल्यांकी भार है। ये E1 E2 इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित हुई पदार्थ की मात्राएं हैं और E1 E2 जो है ये विद्युत अपघट विलयनों की तुल्यांकी भार है। ये इनका नियम था। अब इनका नियम जरा देखते हैं। ये इनका नियम लिख लो पहले। क्या कहना है इनका? इनका कहना ये है, ध्यान दीजिएगा, क्या कहना चाहते हैं। फैराडे, मामला फैराडे का है। ये फैराडे का मामला है।
ये द्वितीय नियम है, ये द्वितीय नियम है। ठीक, ये विद्युत अपघटनी संबंधी द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में क्या कह रहे हैं? विद्युत अपघट की समान मात्रा भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयन में प्रवाहित करने पर, समान मात्रा अगर भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयन में प्रवाहित कर दिया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या विलीन, ये विलीन लिखा हुआ है, निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्राएं, निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं, उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं, अर्थात W समानुपाती E। इसका मतलब W1 अपान में W2 अगर निकाला जाएगा वहाँ से तो आ जाएगा E1 अपान में E2। यही जो है फैराडे का विद्युत अपघटनी संबंधी नियम है। ठीक, तो आज जो है विद्युत अपघट के जितने भी टॉपिक थे लगभग, उसमें एक दो टॉपिक बचा होगा जो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और इसके जितने भी न्यूमेरिकल है उसी में आ जाएंगे। मतलब विद्युत अपघट के लेसन को 3 जो है पार्ट में बांट दिया गया है, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आसानी से आ जाए। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव या जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं अगले वाले वीडियो में या इसके और भी जो टॉपिक बचे हैं उसमें दे दिए जाएंगे। और भैया अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई हो या कोई त्रुटि हो तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अगर आपको पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे या कमेंट के माध्यम से कोई कमी होगी तो बताइएगा, उतने ही अच्छे तरीके से हम अगला वीडियो जो है आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।